एकेडमी के टेस्ट में अगर स्कोर अच्छा ना आ रहा हो, इफ़ यू आर अनेबल टू स्कोर गुड इन द टेस्ट ऑफ एकेडमी, और ये क्वेश्चन मतलब जब लोग पूछते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में इमोशनल होते हैं, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स उन्होंने लिखे होते हैं और मतलब इमोजीज वो रोने वाली बीच में लगाई होती हैं कि यार एकेडमी के टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी मार्क्स नहीं आते, मेहनत कर रहा हूँ, मज़ीद मेहनत करता हूँ लेकिन फिर 10 मार्क्स कट जाते हैं, 20 मार्क्स कट जाते हैं। तो एक बहुत यानी कि ना इसको बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकेडमी के टेस्ट में मार्क्स अच्छे कैसे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वही बात करूँगा जो पिछली वीडियो में की थी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी, बाकी लोगों को भी मदद मिलेगी। यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी तरह देखता है कि चैनल ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, लोग इसको देख रहे हैं, कितनी देर देखते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। आप सिर्फ सर्च करके ही मेरा चैनल देख लेते हैं, क्योंकि 50-60% लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं है। कुछ तो उनमें से नए होते हैं और वो चाहते होते हैं कि जो देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते। तो अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी लोगों तक भी बातें पहुँच जाएँ। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो है ना, अगर आपके MCQs गलत हो रहे हों एकेडमी के टेस्ट में, तो आपको एक तो एक आपको सेल्फ एनालिसिस आनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपके एकेडमी का टेस्ट दिया, आपके MCQs कम आ गए, मार्क्स कम आ गए तो आप बस टेंशन लेना आप शुरू हो गए, पैनिक करना शुरू हो गए। ये नहीं है कि यार अब कम आ गए हैं तो इसको अब कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है, क्यों कम आए और इनको अब कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। सेल्फ एनालिसिस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपने कंसीडर करना है, जब आपके MCQs में मार्क्स कम आ रहे हो टेस्ट में, तो आपने देखना है कि आपको वो टॉपिक याद हो। बहुत बेसिक सी बात है कि आपको वो टॉपिक आता है, मतलब उन्होंने कोई चीज़ पूछी आपको आती ही नहीं थी, अब आप रो रहे हैं कि पता नहीं कैसे मार्क्स कम आ गए, तो ये बिल्कुल नॉन लॉजिकल नॉन सेंस बात है। भाई आप वो कहीं लाइन लिखी हुई थी, किसी टेबल में थी, किसी फिगर में थी, किसी डायग्राम में थी, किसी पैराग्राफ में थी जो आपने पढ़ा नहीं था, क्या थी वो चीज़, तो आपने सबसे पहले उस चीज़ को, उस टॉपिक को ये देखना है कि ऐसे MCQs तो नहीं जो आपको आते ही नहीं थे और सिलेबस में थे, तो आपने सिलेबस को अच्छी तरह से याद कर लेना, उस यूनिट को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। उसके बाद कोई MCQ ऐसा था जो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग था, कंसेप्चुअल था और आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं थे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक तो एक उसको यूनिट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे बेसिकली, लेकिन साथ में आप उसके कोई अच्छे से लेक्चर्स देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको वो समझ आ जाए। और मज़ीद ये आप करेंगे कि आप उसके प्रैक्टिस बुक्स करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आप उसको सही से समझ सकें। लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस MCQs, ये दो चीज़ें आप अपने कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर्स कोई भी इंटरनेशनल लेक्चर्स भी हो सकते हैं, और एक का स्पेसिफिक टॉपिक हो तो उसके लिए मैं इंटरनेशनल लेक्चर्स ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, वो बहुत अच्छे बने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यह कि आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो ये भी इशू है कि आप असल में होता है कि जब हम एकेडमी में टेस्ट देते हैं तो हम इनको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, हम इनको बस मजाक मजाक में सॉल्व करते हैं, पहले स्लो स्पीड, बाद में तेज़ रफ्तार, बीच में रुक गया, 5-10 मिनट की ब्रेक ले ली, लेकिन इस तरह नहीं करना। आपने इनको इस तरह ही सॉल्व करना है जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर जैसी तैयारी होगी उसी तरह आप फाइनल एग्ज़ाम में परफॉर्म करेंगे। तो दीज आर द फाउंडेशन, ठीक है। अगर फाउंडेशन ही आपकी वीक है तो आपकी जो डेस्टिनेशन है उस कुछ नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि बजाय कि वहाँ पर आप पैनिक कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करें, ठीक है, और इन टेस्ट को भी सीरियस लें, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना सीखें। उसके साथ आप जो बहुत एक ना मतलब मसला होता है जिस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि ईजी MCQs गलत हो रहे होते हैं। MCQ आता था उस टाइम पे गलत होगा, एंड दिस इज़ ए साइलेंट किलर फॉर MD-CATians, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं क्या करता था पहले MD-CAT में, मैं ये करता था कि कोई MCQ गलत हुआ, मैंने देखा कि यार ये आता था वैसे गलत होगा, तो मैंने इसको साइड पे कर दिया कि आता तो था ना, बट दिस हैड किल्ड मी इन MD-CAT, ठीक है। मेरे 20 MCQs तकरीबन 15-20 MCQs बायोलॉजी में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ इसी वजह से गलत हो गए कि वो आते थे और उस वक्त मैं उनको उधर परफॉर्म नहीं कर पाया। और इसकी ये वजह थी कि पहले मैंने इस तरह के MCQs को कभी लिफ्ट कराई ही नहीं थी, जबकि ये MCQs, क्योंकि MCQs है, मार्क्स हैं, ठीक है। एक कटेगा, दो कटेगा, ईजी MCQ से कटें फिर भी 5 मार्क्स जाएंगे, 1 मार्क्स जाएंगे, और अगर डिफ़िकल्ट MCQ से कटेगा फिर भी उतने मार्क्स जाएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ईजी MCQ गलत ना हो। इसमें एक मसला ये होता है कि एनवायरनमेंट शायद एकेडमी का उस तरह नहीं होता, ठीक है।
फिर यह हम उसको इतना सीरियसली ले ही नहीं रहे होते हैं, हम बस ऐसे चिल मार रहे होते हैं और साथ में बस MCQ जो कुछ MCQ पढ़ा, ऑप्शन सारे ना पढ़े, कोई और नहीं किया, बस क्विकली जो असम्पशन है उसको MCQs को मार्क कर दिया। ठीक है, तो इजी MCQs गलत हो रहे हो। फिर एक मसला ये होता है कि एकेडमी के टेस्ट आर टू टफ। ठीक है, टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। इसका आप अंदाज़ा किस तरह लगाएं कि आप UHS के पेपर्स देखें या फिर पास्ट पेपर्स देखें और उनको कंपेयर करें। यस, दिस इज रियलिटी कि कुछ अकेडमीज बहुत ज़्यादा टफ MCQs भी बना रही होती हैं। तो ऐसे MCQs होते हैं, तो फिर इनके बारे में भी यानी कि कोशिश करें कि ठीक हो जाएं। ठीक है, आने चाहिए आपको, कोशिश करें, लेकिन इतना पैनिक ना करें, बिकॉज फाइनल टेस्ट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ठीक है, कुछ MCQs मैंने देखे हैं कि एक सफ़े के होते हैं। तो हाँ, ये है कि आपको डिफ़िकल्ट MCQs को प्रिपेयर करना। इसका मतलब ये नहीं कि जो MCQs आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रखे आप उसको साइड भी कर दें कि भाई, क्योंकि MD कैट में भी 20% MCQs 10-20% MCQs डिफ़िकल्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ अकेडमीज शायद टू डिफ़िकल्ट बना रही हों, यानी कि इतने नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ट्राई मैक्सिमम ये हो कि ये भी आने चाहिए। उसके बाद इररेलेवेंट, सिलेबस से ही बाहर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी अकेडमीज होते हैं जो ऐसे MCQs बना रही होते हैं जो सिलेबस में होते ही नहीं है, या फिर पुराने सिलेबस को फॉलो कर रहे होते हैं, आप सिलेबस चेंज हो चुका होता है, MCQ सेम वही डाल रहे होते हैं। तो इस तरह मसला होता है। यहाँ पर बोनस पॉइंट्स मैं ऐड करूँगा कि अपने कोलीग्स से सीखें। ठीक है, कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे सीखें। ठीक है, उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें, उनके स्टडी मेथड्स को देखें, अपने स्टडी मेथड्स को देखें। अगर आप कम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ें, मतलब कंपैरिजन में, यूजलेस कंपैरिजन में ना पढ़ें, लेकिन एक पॉजिटिव इंटरेक्शन आपके टॉपर्स के साथ या अच्छा पढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहिए और उनसे सीखें। एंड सेकेंडली, ये सारी चीज़ें आप जब कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि रिपीटर्स होंगे या मतलब इस तरह के लोग होंगे रिपीटर्स जिनके फिर भी फुल मार्क्स आ रहे होंगे। ठीक है, 150 MCQs का पेपर है, 148 मार्क्स उनके आ रहे हैं, 47 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जबकि आप देखेंगे कि भाई कुछ MCQs आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, इररेलेवेंट भी हैं, बहुत मुश्किल भी हैं, इनको कैसे आते हैं। अब होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है MCQs बेशक रेलेवेंट हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वही रिपीटर जो होता है उसने रिपीटर सेशन लिया होता है, अब वो रेगुलर सेशन में उसी अकेडमी में आता है। तो रिपीटर सेशन पहले उसने पहला सेशन लिया होता है, फिर रिपीटर सेशन लिया, फिर अब तीसरी बार उसने सेशन लिया उसी अकेडमी का। होते हैं ऐसे लोग भी, एक अकेडमी में 3 सेशंस देते हैं। तो उनको उस अकेडमी के MCQs रटे पड़े होते हैं, उन्होंने पहले डिस्कशन सुनी होती हैं, फिर उन्होंने प्रैक्टिस बुक्स भी उसकी सॉल्व की होती हैं, तो उनको वो MCQs रटे पड़े होते हैं। फिर ये होता है कि जो अगर वो किसी और अकेडमी का भी है, कई बार ऐसा होता है कि इनके आपस में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो MCQs आपस में एक्सचेंज के ही हो होते हैं, या फिर ना भी हो लेकिन कंसेप्ट सिमिलर होते हैं, तो इनको वो चीज़ें आती होती हैं, आपके लिए वो पहला एक्सपोजर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फेल हो जाना है MD कैट में। नो डाउट कि उनको थोड़े से एक्स्ट्रा कंसेप्ट उनके उस हवाले से होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उनको बेशक वो इररेलेवेंट MCQs आते हों या बहुत वो दूर दराज के MCQs आते हों, तो उसका इतना फ़ायदा मतलब नहीं होता। तो इस चीज़ को बॉदर ना करें आप कि किसी एक रिपीटर के बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उन्होंने वो पहले चीज़ें वो MCQs कर लिए होते हैं, मतलब उनके लिए वो दूसरी बार MCQs को सॉल्व कर रहे होते हैं। ये चीज़ें बहुत बॉदर करती है। लेकिन एंड पर क्या होता है कि फ्रेशर्स जो होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वो टू द पॉइंट रहते हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, अच्छा पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, विद टाइम इम्प्रूव करते हैं, और उनके मार्क्स उन रिपीटर से भी अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सारे पॉइंट्स आपने कंसीडर कर लिए। इसके बाद ये आप कहते हैं कि अब भी मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप 2 चीज़ें कंसीडर करें। एक तो यह कि यू हैव टाइम, यू विल इम्प्रूव। ठीक है, कोशिश करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, जो चीज़ें आपको बताई हैं उन पर फोकस करते रहें, MCQ सॉल्व करें, मज़ीद सीरियसनेस के साथ MCQs को सॉल्व करें। तो आपके विद टाइम ऐसा होता है कि शुरू में हम मतलब मुझे भी याद है शुरू में बहुत MCQs गलत हो जाते थे, एंड विद टाइम इम्प्रूवमेंट आती गई, फिर एंड पर 2 3 MCQs इस तरह गलत होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखें कि विद टाइम यू विल इम्प्रूव। अगेन एक और भी बात कि आप यू आर नॉट सपोज टू स्कोर 100% मार्क्स नीदर इन द टेस्ट्स ऑफ अकेडमी नॉर इन द फाइनल MD कैट। ठीक है, तो यू आर मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके 100% मार्क्स आ रहे हों तभी आप MD कैट में परफॉर्म कर पाएंगे। मैं अक्सर बात ही बताता हूँ कि मेरा जो फाइनल FLB मैंने सॉल्व किया था MD कैट से एक दिन पहले, उसमें मेरे 182 मार्क्स आए थे। अब लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि मेरे फाइनल MD कैट में उससे कम आना चाहिए, क्योंकि वो तो मैंने बिल्कुल चिल माहौल में किया था और बिल्कुल रिलैक्स रह के किया, और 182 मार्क्स है 200 में से। तो फाइनल MD कैट जहाँ पर स्ट्रेस भी होगी और वो सपोजिटली बहुत मुश्किल होता है
तो उसमें तो मेरे मार्क्स कम आने चाहिए, लेकिन अगले ही दिन मैंने बगैर कुछ रिवीजन किए बस उस FLP के बाद सीधा जाके टेस्ट में बैठा तकरीबन, तो मेरे 190 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो यू आर नॉट सपोज्ड टू स्कोर फुल मार्क्स, और इवन आपके जितने मार्क्स आए ज़रूरी नहीं है कि आपके उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स आएँ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊँ ना, कि जब एकेडमी के टेस्ट बनते हैं ना, तो उसमें क्या चीज़ होती है कि अब एक यूनिट है, एक चैप्टर है 20 पेजेस का, नाउ दे विल हैव टू मेक 40 MCQs फ्रॉम दैट चैप्टर और 50 MCQs। तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, एक कंसेप्ट या एक पैराग्राफ के सेम MCQs तो बना नहीं सकते, तो बहुत डिफरेंट कंसेप्ट इधर उधर के वो मिला मुलू के बड़ी नई चीज़ें वो बीच में उनको डालनी पड़ती है, क्योंकि एक यूनिट 20 पेजेस की उन्होंने उसके ऊपर 40 MCQs बनाने होते हैं। जबकि फाइनल MDCAT में क्या होता है कि उन्होंने 40 MCQs 50 MCQs पूरी बुक में से बनाने होते हैं। तो होता क्या है कि जब वो पूरी बुक में से बनाते हैं ना, तो एक यूनिट के जो मेजर कंसेप्ट होते हैं ना, अक्सर MCQs विद सम एक्सेप्शंस, अक्सर MCQs मतलब उन्होंने एक टॉर्क वाली यूनिट है, अब वो टॉर्क वाली यूनिट पर ऐसे ही होता है कि उसका जो मेजर कंसेप्ट है ना, उसमें से MCQ आ जाता है, बजाय कि वो बड़ी कोई इधर ऊपर नीचे कॉम्प्लेक्स फिज़िक्स की बातें करें। वो जो ऊपर से कंसेप्ट होता है ना, उससे न्यूमेरिकल दे दिया, कभी कभी थोड़ा सा मतलब मुश्किल कर देते हैं, लेकिन अक्सर मैंने यही ऑब्ज़र्व किया है कि ऊपर वाले कंसेप्ट ही आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी ढीली कर दो, तैयारी अपनी बेहतरीन रखो, मुश्किल के लिए भी तैयार रहो, पेपर मुश्किल भी आ सकता है। ठीक है, यही बात आप ध्यान में रखो। तो इस तरह होता है कि जब जो आप अगर मेजर आप कंसेप्ट तैयार कर लो ना, तो फाइनल MDCAT में और चीज़ें रोल प्ले कर रही होती हैं कि आप इजी MCQs हल नहीं करते, टाइम मैनेज कर लेते हो, स्ट्रेस मैनेज कर लेते हो, आप कितने हाजिर दिमाग हो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, मतलब MCQs फाइनल MDCAT में इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं और आपकी प्रिपरेशन की वजह से कम ख़राब हो रहे होते हैं। तो आप इन चीज़ों पर ज़रूर फोकस रखना कि आप कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रेस ना ले रहे हो, पैनिक ना कर रहे हो, हाजिर दिमागी के साथ पेपर सॉल्व कर रहे हो, और आपने इन चीज़ों की पहले भी प्रैक्टिस की हो, बबल्स की मिस्टेक ना हो, सीक्वेंस ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप ना करो, इन चीज़ों पर फोकस करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। तो दैट्स इट, इन चीज़ों पर आप ज़रूर फोकस करें और आपके MCQs जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उनके स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट आएगी।